हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में पाठ्य योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाटिका सिंह एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है जिसे कि हम पाठ्य योजना लेसन प्लान कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक पे लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस भी विषय में आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बनाते हो उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान भूगोल। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चक्र में हमने लिखा हुआ है फर्स्ट। इसका मतलब है कि फर्स्ट पीरियड आपको मिला है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है, पाठ्य योजना बनाने के लिए जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं। इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है पर्वत। तो पहले मैं यह बता दूं कि ये प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है। इसे आपको लिखना होता है बहुत सुंदर तरीके से। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने सामाजिक विज्ञान की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट है छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करके पर्वत का अर्थ व कार्य प्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्रों को जीवन में पर्वत के महत्व को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्रों को पर्वत और इसके प्रकार के बारे में जानकारी देना है। उसके बाद चौथा पॉइंट आप यहाँ पे लिखते हो छात्रों को पर्वत की प्रकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी देना। उसके बाद आप लिखते हैं पांचवा पॉइंट्स छात्रों को पर्वत के उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ है छात्रों को पर्वत के अर्थ का प्रत्याश्रमण कराना। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्रों को पर्वत के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों को पर्वत की कार्य प्रणाली की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्रों को पर्वत के महत्व को समझने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्रों को पर्वत के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को पर्वत के आकार के बारे में प्रत्याश्रमण करने योग्य बनाना।
उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होती है। ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हैं चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है ये लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो, छात्र पर्वत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं यह बता दूँ कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है और प्रकरण के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी कुछ स्मरण कराई जाती है, जिससे कि छात्रों से पूछे जाने वाले, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ प्रकरण से पूछे जाने वाले प्रकरण का आंसर जवाब दे सकें। उसके प्रस्तावना प्रश्न, छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापकीय क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, पृथ्वी के धरातल में मुख्यतः कौन कौन सी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो छात्र आंसर देते हैं पृथ्वी के धरातल में मुख्यतः पर्वत, पठार और मैदान भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, अवसादों का समतल जमाव मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो छात्र आंसर देते हैं अवसादों का समतल जमाव मैदान में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, भूतल के ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं भूतल के ऊंचे उठे हुए भागों को पर्वत कहते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, पर्वत के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। पर्वत के मुख्य प्रकार के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप एक लाइन लिख सकते हो, बच्चों आज हम पर्वत का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हैं अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे आप। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापकीय क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। पर्वत वह भूभाग है जो चारों तरफ की भूमि से बहुत ऊंचा होता है। इसमें एक दूसरे से लगे ऊंचे नीचे भाग व शिखर वाले क्षेत्र होते हैं। पर्वत अपनी ऊंचाई के कारण अपने आस पड़ोस की अपेक्षा अत्यंत स्पष्ट दिखते हैं, किंतु उनके शीर्ष तल का विस्तार अधिक नहीं होता है। पहाड़ों तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणियां कहते हैं। किसी पहाड़ अथवा पहाड़ी की चोटी जो आसपास के प्रदेश से अधिक ऊंची होती है उसे शिखर कहते हैं। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे, पर्वत वह भूभाग है जो चारों तरफ की भूमि से बहुत ऊंचा होता है। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे, इसमें एक दूसरे से लगे ऊंचे नीचे भाग व शिखर वाले क्षेत्र होते हैं। व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न आप करेंगे, जिसमें
3 कॉलम बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न करने के लिए। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को आप लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं अध्यापिका क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, पर्वत किसे कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं पर्वत वह भूभाग है जो चारों तरफ की भूमि से बहुत ऊंचा होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, पर्वत श्रेणियाँ क्या हैं? तो छात्र आंसर देते हैं पहाड़ों तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। उस बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से वही सब प्रोसेस को दोहराएंगे। आप व्याख्या करने के लिए फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे आप। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। पर्वत की आंतरिक शक्तियों के आमने सामने टकराने से चट्टानों में मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो मोड़दार या वलित पर्वत का निर्माण होता है। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है। इनका विस्तार प्रायः हर महाद्वीप में पाया जाता है। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के आमने सामने टकराने से चट्टानों में मोड़ या वलय पड़ जाते हैं तो वलित पर्वत का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में, वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं। व्याख्या करने वाले पॉइंट्स में आप लिखेंगे हिमालय पर्वत है। इनका विस्तार प्रायः हर महाद्वीप में पाया जाता है। हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज, एल्टस आदि वलित पर्वतों के मुख्य उदाहरण हैं। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आप एक पॉइंट्स लिखेंगे, यह हिमालय, अल्प्स, रॉकी, एंडीज आदि वलित पर्वत के उदाहरण हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को आप लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, चट्टानों में मोड़ या वलय कैसे पड़ जाते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के आमने सामने टकराने से चट्टानों में मोड़ या वलय पड़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, वलित पर्वत के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो छात्र आंसर देते हैं वलित पर्वतों के उदाहरण हैं हिमालय, आल्प्स। उसके बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हो। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप सब कराए गए सभी प्रश्नों को याद करके आइएगा। इस तरह से आप सामाजिक विज्ञान में इजी और आसानी ढंग से अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो को इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें ऐसे लेसन प्लान वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। आशा करते हैं मेक श्योर फ्रेंड्स इसे ज़रूर आप ट्राई करेंगे लेसन प्लान बनाने के लिए। इस वीडियो में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना प्यार जिस तरीके से आप मुझे देते आए हैं उसी तरीके से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।